हाय एवरीवन, मेरा नाम जिनल दर्जी है। वेलकम इन माय चैनल। मैं आपको पार्टनरशिप का जो पार्टनर साझेदारी लेखांकन की आधारभूत अवधारणा का जो चैप्टर है वो मैं पहले ही आपको एक वीडियो जो है अपलोड करवा चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने जो पार्टनरशिप साझेदार होते हैं, साझेदार की डेफिनेशन क्या है, कौन से भाग के अंतर्गत आती है, अगर कोई जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है तो उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं या बन सकते हैं, ये चीजें मैंने बताई थी आपको। कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया, बहुत सारे जने होंगे जिन्हें वो समझ में नहीं आया होगा, बहुत सारे जने होंगे जिन्हें समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है कि अगर उसको समझ में नहीं आया तो वापस से मेरे को कमेंट कर सकता है, मैं समझा दूंगी दूसरे दिन। आज क्या है, मैं वापस से ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि वो अपलोड जो मैंने कल का वीडियो किया था वो लेट हो गया था अपलोड करते करते। तो ये वाला जो वीडियो है वो आज है ना, बच्चों ने दोनों साथ में देखे होंगे, या तो किसी ने एक सिंगल देखा होगा। अगर दोनों में से किसी भी वीडियो में ऐसा हो कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो कर सकता है। अपन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, इसका जो चैप्टर पढ़ रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत डेफिनेशन पढ़ चुके थे अपन। अब पढ़ रहे अपन विलेख, साझेदारी विलेख। साझेदारी विलेख का अंतर्गत होता है कि क्या, साझेदारी विलेख पढ़ रहे हैं अपन। साझेदारी विलेख मतलब पार्टनरशिप डीड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए लेने के लिए बोला है ताकि मैं इसमें कुछ समझाऊं, आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप क्या हो सके उसका बाद में यूं हो कि मैंने चाहे कुछ इरेज कर लिया हो, कुछ मिटा दिया हो, तो आप क्या करो, उसको वापस से उसको पीछे जाके देख सको। बहुत सारे जने ऐसे होते हैं कि चलो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, हम बाद में ले लेंगे, लिख लेंगे। या तो फिर क्या होता है, कोई कोई तो अभी ठंड चल रही है, क्या करेंगे, कंबल में घुस जाएंगे। कंबल में घुस के वीडियो की क्लास तो पूरी ले लेंगे वो, और क्लास लेने के बाद क्या सोचेंगे, हम बाद में लिख देंगे, अभी कौन लिखे, ठंड से बाहर कौन निकले, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें सोचने लग जाते हैं। तो क्या ऐसे सोचते रहोगे तुम तो बोर्ड के एग्जाम में कभी भी है ना अच्छे मार्क्स नहीं ले पाओगे, और जो जूनियर अकाउंट के पेपर भी बहुत पास आ गए, तो वो जो चाहता है कि मैं है ना जूनियर अकाउंट में पास हो जाऊं, मेरे ना नंबर आ जाए, तो नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि वो आलसीपंथी बता रहा है। और अगर कोई ना जो बोर्ड के एग्जाम भी दे रहा है तो वो क्या करेगा, इसी तरीके से चलता रहा तो उसके भी नहीं होने वाला, उसके पासिंग मार्क्स ही आने वाले। फिर अगर आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं, अगर आपको ऐसा कुछ हो, तो फिर आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से तो लिखते हुए सही से नोट्स बनाते हुए चलो। अभी मैं चलो आपको पार्टनरशिप का अधिनियम बता दूं, अब तो क्या करोगे, सेक्शन बता दूंगी, तो वो सेक्शन तो अभी सुन लोगे, फिर वापस से लिखोगे नहीं। एक बार पेज घुमा के देखो ताकि आपको पता चले कि क्या है, किस तरीके से, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक बार पढ़ के बताती हूँ कि क्या है साझेदारी विलेख। साझेदारी विलेख का आधार साझेदारों के बीच हुए समझौते। साझेदारी विलेख का आधार साझेदारों के बीच समझौते से है। यह समझौते साझेदारी विलेख के अंतर्गत आते हैं। यह समझौते किसके अंतर्गत आते हैं? विलेख के अंतर्गत आते हैं। अब मैं पार्टनरशिप डीड तो बाद में बताती हूँ, पहले समझौते। अपन समझौतों को देखते हैं। पार्टनरशिप तो कल मैंने बताया था। साझेदार क्या होते हैं? साझेदार क्या होते हैं? अगर कोई भी व्यवसाय, जैसे अगर आप एग्जाम में बहुत जने बैठते हैं तो क्या करते हैं, चलो ये राहुल करके राधा करके बैठिया, राधा करके बैठी, और ये सुरेश करके बैठा, और ये रोहन करके बैठ गया। वो क्या सोचेगा, चलो अपने क्या करते हैं, अपने रोल नंबर पास में, तेरे रोल नंबर ना 2 है, मेरे रोल नंबर 7 है, और अपने है ना 12 है। तो अपने क्या जो सीट का नंबर आएगा ना, वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। फर्स्ट बैठा, सेकंड बैठा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बैठ गया, और 5 बैठा, फिर 6 के बाद 7 बैठ गया, फिर 8 9 10, फिर 11 और 12, इस तरीके से बैठ गए अपन। तो अपन क्या करते हैं, देख अपन क्या पूरी एक लाइन में ही आ रहा है, तो तू इतना पढ़ के ले आना। अपने कितने चैप्टर है, पूरे जितने भी चैप्टर है उसमें से डिवाइड करके तू 3 चैप्टर लेसन याद करके ले आना। मैं 4 चैप्टर याद करके ले आऊंगा, मैं 2 चैप्टर याद करके ले आऊंगा। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने बना दिया कि अपन इतने इतने याद करके ले आएंगे, ठीक है। अब चलो अपना ये जो पार्टनर, मतलब जो ये था सुरेश, 7 नंबर पे कौन था, सुरेश। सुरेश ने है ना इससे भी पूछ लिया, बट तुमने क्या किया था, जो समझौता किया था वो मौखिक में किया था, ओरल किया था। तो क्या करोगे तुम, इसने दोनों से पूछा, बट ये अगर इसको नहीं बताएगा, इसने बताया और 2 नंबर वाले ने, मतलब राधा ने बताया, ये कौन है, राधा, ये है सुरेश, ठीक है, एस लिख रही हूं, ये आर और ये रोहन,
इसका आर लिखा मैंने। अगर आर ने एस को बता दिया, आर ने एस को तो बताया, बट है ना आर इसको बताने जा सकता है सीधा? आर को राधा बताने जा सकती है क्या? रोहन को नहीं बताने जा सकती, और रोहन भी राधा को बताने नहीं जा सकता। दोनों एक दूसरे को बताने नहीं जा सकते। बट ये जो सुरेश है उन दोनों को ही बता सकता है, इसको भी बता सकता है, इसको भी बता सकता है। बट इसने बताया राइट आंसर, ठीक है, राधा ने बताया सुरेश को राइट आंसर, पर है ना सुरेश ने रोहन को जो बताया वो आंसर गलत बताया, उसमें कुछ मिस्टेक्स करके बता दी, 2-3 लाइंस कम करके बता दी। अब मुझे बताओ, इसके नंबर तो चलो उस क्वेश्चन में पूरे आ गए, ठीक है, 2 में से 2 नंबर आ गए, इसके भी 2 में से 2 नंबर आ गए। क्यों? इसने इसको बताया, बट इसके 2 में से 2 आ सकते हैं, एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ओरल कर लिया था और उसके बाद प्रॉब्लम हो गई मुझे। अब चलो, अब इसी तरीके से इस तरीके से लेके चलते अपन। अब रोहन ने सुरेश को बताया पूरा का पूरा आंसर, ठीक है। अब वापस से सुरेश ने क्या किया? सुरेश ने राधा को तो बताया बट पूरा आंसर नहीं बताया, उसमें मिस्टेक करके बता दी। तो वापस से क्या होगा? इसके नंबर तो वापस से 2 में से 2 आ गए, इसके 1 आ गया और इसके 2 नंबर आ गए। क्यों? इसको आता था ये क्वेश्चन इसलिए पहले से। और बाई चांस ऐसा भी होगा कि इसको सुरेश को आता होगा परफेक्ट जो आंसर, तो उसने क्या किया होगा? इसको आधा बताया होगा, इसको भी आधा बताया होगा, पूरा बताया नहीं होगा। तो पूरा आंसर किसके राइट किसके होंगे? इसी के होंगे। या इसमें से ये सब भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही गलतियां करे सारी, एक ही करें। सबके मन में अलग अलग आ सकता है कि मैं परसेंटेज ज्यादा क्यों नहीं बना लूं, ये सारी चीजें थिंकिंग आती रहती है। तो वैसे ही होता है बिजनेस में क्या होता है कि मैं क्यों नहीं कर लूं, मैं ये क्यों नहीं कर लूं, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं आ सकता, अगर मैं अकेला करता तो इतना हो जाता, ये होता। तो क्या वो पार्टनरशिप के तौर पे बांटना तो सबको चाहते हैं अलग अलग, इन्होंने बांट तो सबको दिया, बट क्या एक जना क्या चाहता है कि सारा का सारा प्रॉफिट मेरे को ही मिल जाए। ये क्या चाहता है? जैसे सुरेश क्या चाहता है कि सारा का सारा है। ये भी जो राधा भी काम कर रही, राधा ने भी जो याद किया और सुरेश ने ना रोहन ने भी जो याद किया, उन सबका जो भी नंबर होंगे सबसे ज्यादा नंबर मेरे ही है। भले इन्होंने 2-2 3-3 जो चैप्टर याद किए वो सही याद किए उन्होंने और उनके उसमें करेक्ट है, बट इसने इसको बताया तो कम बताया, और वही उल्टा चला तो ज्यादा नंबर किसके आ रहे हैं? सुरेश के आ रहे हैं, क्योंकि सुरेश बीच की कड़ी है। तो बहुत बार ऐसा ही होता है कि क्या करते हैं वो लोग कि हम ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है हमने समझौता कर लिया, अब हमारे साथ कोई धोखा नहीं होगा, चले अपन तो बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, तो वो धोखा नहीं करेगा अपन के साथ, ऐसे इसलिए अपन कर लेते हैं कि चलो ठीक है ये चीजें कर ली। बट ऐसा बहुत बार नहीं होता है, आप देख लेना एग्जाम में भी आपके साथ हो चुका होगा ऐसे ही, बट आप ध्यान नहीं देते उस बात पे। चलो ठीक है अपन बच्चे तो छोड़ देते, बट बहुत जने होते हैं जो छोड़ते नहीं है, वो बात को हमेशा याद रख के अपनी लाइफ में उसी की तरह बेस पे चलते रहते हैं, ठीक है। तब वही समझौता मैंने अभी बताया, इन तीनों के बीच में क्या समझौता हुआ कि तू इतने चैप्टर याद करके ले आना, तू इतने चैप्टर याद करके ले आना, ठीक है अपने, तो अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अपन पास में बैठे थे एक दूसरे को बता दे। तो उसी तरीके से अपने बिजनेस में समझौता होता है कि चलो अब यही है, यहाँ पर लिख देते हैं ना कि इसने बिजनेस किया तो क्या यहाँ पर वापस से इतने इतने पैसे लगाए, कितने लगाए? लाख लगाए, इसने भी लाख लगाए और इसने भी लाख लगाए। कितने लाख लगाए? इसने 2 लाख लगाए, इसने 7 लाख लगाए, इसने 12 लाख लगाए। अब बस लगाए किसने कम है? सुरेश ने कम लगाए, मान लो, ठीक है। सुरेश ने कम लगाए तो सुरेश क्या सोचेगा? सुरेश को यहाँ से भी बातें मिल रही है सारी, यहाँ से भी बातें मिल रही है, क्यों? क्योंकि दोनों ही उस पर भरोसा करता है। बट सुरेश ऐसा है जो है ना इन दोनों पे भरोसा तो करता है, उसको ये पता है कि ये दोनों मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे, बट ये इनके साथ धोखा करने की इच्छा रखता है। तब क्या होगा? प्रॉफिट तो ये चाहता है सारा, बट ये तो अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, अपने जिस भी तरीके से जो भी बोला होगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि ईमानदार होते हैं, नहीं हम तो ये हमने ये बोला तो हम यही करेंगे, बट बहुत सारे ऐसे नहीं होते। 99% लोग ऐसे होते हैं जो सुरेश की तरह होते हैं, झूठे होते हैं और क्या होते हैं कि वो अपने बारे में ही सोचते हैं, अपना किस तरीके से अचीव करना है यही चीजें सोचते रहते हैं। बट वो ये नहीं सोचते कि है ना राधा ने कितना इफेक्ट किया है, या है ना रोहन ने कितना इफेक्ट किया है इस बिजनेस को, ये सारी चीजें नहीं सोचेंगे कि इसका कितना योगदान है, इसका कितना योगदान है, ये सारी चीजें नहीं सोचेंगे कि इसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है बिजनेस में, या इसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है बिजनेस में, ये नहीं सोचेगा। सुरेश को किससे मतलब है? पैसों से मतलब है, तो वो ये सोचेगा कि भले उसको उसमें कमियां होंगी ला, तो वो क्या करेगा? बहुत बार ऐसा होता है कि चलो ये सुरेश ही मान लेते अपन, सुरेश ने बिजनेस अपने नाम पर ले लिया, पूरा धोखा किया इन दोनों के साथ, फ्रॉड कर लिया इन दोनों को बिजनेस से बाहर निकाल दिया। क्या किया? बाहर निकाला बिजनेस से, बाहर तो बिजनेस से निकाल दिया। चलो अब क्या हुआ? मैंने इनको बिजनेस से बाहर निकाला और ये सुरेश बिजनेस अच्छे से चला रहा, बट अब इसका इफेक्ट कुछ तो होगा कि बिजनेस में, और रोहन इसका भी कुछ ना कुछ होगा, तो ये बिजनेस इतने अच्छे से चल रहा था। अब सुरेश का उतना इफेक्ट नहीं था
और सूरज को इतना पता भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से है ना। अगर अगर ये जैसे राधा थी, राधा बिजनेस कर रही है तो इन दोनों से अच्छे से सलाह मशवरा करती, सब कुछ करती। रोहन करता, कुछ डिसीजन लेता तो वो सब कुछ करता, क्योंकि ये चीजें ये भी सोचते हैं कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट नहीं पड़ने वाला अपन ये चीज करें। बट सूरज क्या, उसे प्रॉफिट के बारे में सोचता सिर्फ, तो उस वजह से उसने इन दोनों को धोखा देके बिजनेस अलग कर लिया। अलग तो किया, अब वो खुद अकेला चला रहा और इन दोनों ने दे भी दिया, चलो ठीक है। बट अब वो बिजनेस इतना ग्रो कर पाएगा क्या, क्योंकि उसको डिसीजन मेकिंग ही नहीं पता कि किस तरीके से करना है। अगर वो दूसरे लोग भी क्या सोचेंगे, अरे यार इसने तो क्या है, बहुत अच्छे से इसके पार्टनर्स थे, जो दोस्त थे या है ना इतने अच्छे लोग थे, उनके साथ धोखा किया, हमारे साथ धोखा क्यों नहीं कर सकता। इसलिए इसका बिजनेस क्या होगा कि नीचे 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 गिरता जाएगा, जितने प्रॉफिट वो कमा रहा होगा वो नहीं कमा पाएगा। तो इसलिए अपन जो साझेदारी करते हैं, या फिर बहुत अच्छा भी चल सकता है, जरूरी नहीं है कि वो है ना लॉस में जाए, प्रॉफिट में भी जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए किसका योगदान कितना है वो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है अपन को। कभी भी बिजनेस करे तो उस हिसाब से योगदान के हिसाब से भी पैसे देने पड़ते हैं, शेयर्स देने पड़ते हैं, ये सारी चीजें होती है। तब वही अपन साझेदारी समझौते के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। क्या साझेदारी समझौता, समझौता वही है कि अपन ने, इसने 2 लाख लगाया, इसने 7 लाख लगाया, इसने 12 लाख लगाया, तो किस तरीके से पैसे डिवाइड करने, ठीक है, ये है। फिर यह समझौता साझेदारी विलेख के अंतर्गत आते हैं। ये सारे समझौते किसके अंतर्गत आएंगे, अपने साझेदारी विलेख। और अपन पढ़ क्या रहे हैं, साझेदारी विलेख ही पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप डीड ही पढ़ रहे हैं अपन। वही द बेस ऑफ पार्टनरशिप इज एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, दिस एग्रीमेंट कम्स अंडर द पार्टनरशिप डीड। किसके अंतर्गत आ रहा है, ये जो अपन कर रहे हैं समझौते को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एग्रीमेंट बोलते हैं वापस से, ठीक है। और किसके बीच में हो रहा है, पार्टनर्स के बीच में हो रहा है, पार्टनर्स के बीच में ही हो रहा है ना। तो और ये जो भी डीड है, जो भी एग्रीमेंट है, वो किसके अंतर्गत आता है, पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे हिंदी में किसके अंतर्गत आ रहा था, साझेदारी विलेख के अंतर्गत आ रहा था, ठीक है। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कुछ बातें मौखिक में भी होती है, कुछ बातें लिखित में भी होती है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, साझेदार समझौते 2 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं, लिखित और मौखिक, रिटन एंड ओरल। एग्रीमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं, रिटन और ओरल। लिखित का मतलब क्या होता है, मैंने अभी अच्छे से बता दिया, हर एक चीज लिखित में हुई। फिर ये क्या, अगर चलो अभी मैंने अभी यहाँ पे बताया, इन दोनों ही एग्जाम्पल को लेते हैं वापस से अपन। अगर इन दोनों ने अगर दोस्ती के नाते या फिर है ना अच्छे बुरे के, मतलब ये अच्छा आदमी है, इसका है ना ये है गुडविल, ये है, ये मतलब ये सोच के करते हैं अपन, तो क्या होता है, गुडविल ये है, ये सारी चीजें सोच के करते, बातें मान के सिर्फ बोल के करते, तो ये चीजें अपने गलत हो जाती। इसीलिए ये गलत हुआ, ये बिजनेस लॉस में गया, या फिर 2 पार्टनर्स बाहर निकल गए, 2 पार्टनर्स के साथ धोखा हुआ वो। बट ये लिखित में होता, किसमें होता, ये सारी चीजें लिखित में होती तो ऐसा हो पाता। क्यों, क्योंकि उनके पास तीनों के ही सिग्नेचर किए हुए बॉन्ड होते हैं कि हमने ये इन्वेस्ट किया है, हमने इस तरीके से ये काम किया, उनका हर एक चीज का लेखा जोखा होता, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। बट उनके पास ऐसा कुछ नहीं था, इस वजह से ये सारी चीजें हुई, ठीक है ना। और इसलिए और मौखिक भी जैसे सही हो सकता है, बट सारे है ना एक जैसे नहीं होते, वो बात भी सही है। तो इतनी चीज अपन को ध्यान रखनी हमेशा। मेरे हिसाब से जब भी आप बिजनेस करो, कोई भी बिजनेस करना चाहता हो 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद, जब भी, तो क्या करे, जब भी सब बिजनेस करे तो लिखित ही करे, रिटर्न बेस्ड करे। किस रिटर्न बेस्ड सबसे बेस्ट होता है, कौन सा होता है, रिटर्न बेस्ड। क्योंकि अब अगर यहाँ पे सुरेश ने धोखा दिया, उनके पास कोई सबूत नहीं था, प्रूव नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, प्रूव नहीं होने के कारण इन दोनों ने ये केस नहीं किया। बट अगर उनके पास लिखित में चीजें होती तो ये दोनों है ना, राधा और है ना रोहन, दोनों कर सकते थे इस पे केस, और अपनी जो चीजें थी वो सारी चीजें ले सकते थे। अब डिपेंड किस पे करता है कि अपन समझौता किस आधार पर करते हैं, या तो लिखित करे या मौखिक करे, दोनों किस तरीके के हैं। ये मौखिक वाली चीजें क्या होती है कि लोग बोल के भूल जाते हैं हमेशा, कभी भी उनको चीजें वो याद नहीं रहती, और याद रह भी जाते तो क्या करते, बात से पलट जाते, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, मैंने ऐसा कब कहा, तेरे पास क्या प्रूफ है, ऐसी चीजें सारी लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको मौखिक करनी ही है तो आपके पास आजकल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया, पता है, जिसमें आप रिकॉर्डिंग करके आप बात कर, उसने जो जो बोला है वो सारी रिकॉर्डिंग करके उसको सुना सकते हो, ठीक है ना। तो ये अगर करो तो बेस्ट है, क्योंकि अगर आपके आगे जाके, बट हाँ ये भी हो कि उस रिकॉर्डिंग का जो प्रूफ है आपके पास वो बहुत अच्छे से संभाल के रखो। यूं नहीं हो कि वो चीजें, चलो ठीक है अभी इतने अच्छे से 4-5 साल अच्छे से चला, 4-5 साल से उसने कुछ धोखा नहीं दिया, तो अपन क्या करें, अब डिलीट कर देते, अपना फोन चेंज हुआ तो डिलीट कर दिया, या फिर लैपटॉप चेंज हुआ तो डिलीट कर दिया, किसी न किसी में वो चीज हो ना। अपने जो मौखिक जो समझौते किए हैं वो रखने चाहिए अपन को, ताकि क्या है
कि वो प्रूफ के तौर पे रहे अपने पास कभी भी। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस चलो आज 5 साल किया, 5 साल के बाद प्रॉफिट होने लगा तो इतना कुछ नहीं, फिर उसने ना 10 साल के बाद भी कुछ नहीं किया, बट उसके बाद 15 साल के बाद उसके है ना मतलब सोचने में ये हो गया कि नहीं अब तो मुझे ही करना है ये सारा बिजनेस, मैं इनको इस तरीके से धोखा दूं, तब क्या करोगे? क्योंकि अब तो वो तो जो मौखिक का जो समझौता होगा, जो वीडियोस भी होंगे वो क्या कुछ टाइम तक रहते हैं, उसके बाद डिलीट हो जाते हैं, या फिर कोई बहुत जने होते हैं जो रख भी देते हैं, अपने हिसाब से रख देते हैं। तो आप क्या, अगर आप उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि मैं इसको सही संभाल के रख सकता हूँ तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बट आप अपने पास हमेशा प्रूफ रखना, कोई भी समझौता करो। मैंने अभी बोला ओरल है ना, मौखिक करो तो क्या करो, जैसे वीडियो बना लो तो आपको क्या होगा कि ये ऑडियो मत बनाना, ऑडियो तो क्या बोलेगा कि ये अरे यार ये तो है ना कोई दूसरा आदमी है जो मेरी आवाज में ही बोल रहा है, तो पलट जाएगा उस बात से। अगर आप वीडियो लोगे तो कम से कम उसकी शक्ल दिखेगी। और बहुत सारे तब तो ये वीडियो वाले भी ये आ गया, एडिटिंग हो जाती है कि किसी की शक्ल किसी और की ही लग जाती है, तो अब वो भी लोग, और है ना अगर आप आज कर रहे हो बिजनेस 4 या 5 साल के अंतर्गत कर रहे हो और 4-5 साल के अंतर्गत अच्छा चल रहा, तो आप भी सोच लो कि एडिटिंग इतनी अच्छी होगी तो अब थोड़े टाइम बाद जाने के बाद और कितनी अच्छी एडिटिंग होने लग जाएगी, है ना ये बात। तो ये चीज थोड़ा माइंड में रखो, ठीक है। आप भी तो होते होंगे, जैसे अभी आपने है ना अभी जैसे स्मार्टफोन तो चल ही गए, बहुत टाइम से चल रहे हैं, बट अपना है ना 4 या 5 आपके फोन में खुद देखना आपने कि आपके पास कोई है ना अपने लगभग 7 साल से तो स्मार्टफोन अच्छे वाले आने लग गए ना, हाँ तो 7 साल से अच्छे से आने लग गए, तो आपके पास ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है जो 7 साल पुरानी होगी? वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, मुझे तो नहीं लगता किसी के पास होगी 7 साल पुरानी रिकॉर्डिंग। तो क्या होती है कि अगर आपके पास अभी सोच लो आपके पास वो 7 साल पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर लूं इस बात की और मैं है ना इतने टाइम के बाद भी संभाल के रख पाऊंगा? नहीं रख सकते ना। सोचना इस बारे में, थोड़ा थिंकिंग करना। तो इसलिए अपने कौन सा समझौता बेस्ट रहता है? लिखित समझौता बेस्ट रहता है, ठीक है। एक बार आप इसको अगर एग्जांपल के लिखना भी चाहो या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। अब जो है अपन क्या पढ़ेंगे, जो अपने मैंने अभी ये तो बता दिया आपको साझेदारी विलेख क्या है, साझेदारी विलेख क्या है ये तो बता दिया, बट साझेदारी विलेख के अंतर्गत क्या क्या आता है वो सारी चीजें नहीं बताई है मैंने, कौन कौन सी विषय वस्तु आती है तो वो नहीं बताइए, तो वो बताती हूँ, ठीक है मैं। क्या लिख रहे हैं अपन? साझेदारी विलेख की विषय वस्तु, किसके बारे में पढ़ रहे अपन? साझेदारी विलेख की विषय वस्तु। मैंने साझेदारी अभी आपको बहुत अच्छे से समझा दी है, विलेख क्यों बनाते हैं अपन, क्यों किस वजह से क्या क्या करते हैं और उसमें कौन कौन से नियम हो सकते हैं। अब कौन कौन से नियम हो सकते हैं वो अब बताएंगे अपन, ठीक है। अब सब्जेक्ट इंग्लिश की लिखनी, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। आप लोग मुझे कुछ बता सकते हो? मतलब अभी तो मैं तो वैसे आपकी वॉल्यूम तो नहीं सुन सकती, बट हाँ आप सोच सकते होंगे कि साझेदारी विलेख के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। अगर अपन ये समझौते के अंतर्गत विषय वस्तु लिखते हैं तो इस विषय वस्तु के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ सकती है, ऐसी चीजें सोच सकते हो? आपने अभी तो अपने सर से भी पढ़ा होगा शायद, या नहीं भी पढ़ा होगा किसी के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? साझेदारों के जो नाम है, पहले तो सबसे पहले अगर किसी के नाम ही नहीं पता होंगे तो अपन कोई भी साझेदारी तो चला ही नहीं सकते। जैसे मैंने अभी बताया था, आपको एग्जांपल बताया था, राधा वाला, राधा सुरेश और रोहन वाला, तीनों का एग्जांपल बताया था। अब चलो मेरे को इसका नाम पता था, इन तीनों के ही नाम पता थे, तो इस वजह से क्या कर लिया मैंने कि पता लगा दिया किस किसने है ना मतलब अच्छा काम किया, किसने बुरा काम किया, किसने धोखा दिया, ये सारी चीजें पता चल गई अपन को, ठीक है। और किसने कितना इन्वेस्ट किया था ये सारी चीजें भी पता चल गई अपन को, क्या क्या हुआ था। बट अगर मेरे पास इनके नाम ही नहीं लिखे होंगे तो कुछ पता चल सकता है? और दूसरी बात,
चलो ठीक है, पार्टनर्स के नाम तो पता चल गया मेरे को। अब पार्टनर्स के नाम पता चल गए, अब मैं कोई कोई बिजनेस करूंगी। आपकी शॉप भी होती है, शॉप हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, किसी न किसी का नाम होता है, बेस तो नाम पे ही होता है। मैं ये बिजनेस कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, होता है। अब आपने बहुत सारी ऐप भी देखी होगी, ऐप भी देखी होगी, उस पर क्या है, जैसे अब ना लड़कियां होगी जो ना मेकअप का सामान मंगवाती होंगी या कपड़े मंगवाती होगी, किससे मंगवाती, मीशो, मिंत्रा, ऐसे नाम है। अगर एक चीज बताओ मेरे को, ये मीशो है, जैसे अपने मीशो एक ही जना से मिलकर चला रहा है क्या, मिंत्रा एक जना चला रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना, एक जना चला रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें अपन को जो कपड़ों की वेराइटीज होती है, जो ब्रांड है, जो नाम है, वो सारे सबके क्या अलग अलग आ रहे हैं। जैसे पर्पल है, पर्पल में भी सबके अलग अलग आ रहे हैं। इसके जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जिनके फोटोज लगाए जाते हैं ना, उनके भी अलग अलग आ रहे हैं। आप जिस ब्रांड के देखोगे उसके अलग तरह के दिखेंगे आपको, देखना आप बराबर ध्यान से। तो उसी तरीके से कैसे पता चला, क्योंकि अपने पास वो ब्रांड था, उस ब्रांड का कौन है एम्बेसडर, वो भी अपन को पता चल गया, ठीक है। बट अगर आपके पास उस चीज का नाम ही नहीं होगा तब कैसे पता कर लोगे। अगर मेरे को चलो ये मार्कर चाहिए, मेरे को मार्कर का नाम ही नहीं पता, तो मैं ला सकती हूँ। चलो मेरे को मार्कर का नाम पता है, बट मेरे को मार्कर का नाम पता है, बट मुझे ये नहीं पता कि ये किस शॉप पे मिलता है। स्टेशनरी की शॉप पे मिलता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट स्टेशनरी की शॉप मुझे ना ऐसे पता ही नहीं है कि कॉपी किताबों की दुकान पे मिलेगा, मैं कभी इसको ढूंढ पे ला पाऊंगी, नहीं ला सकते अपन। तो उसी तरीके से अपन का वहां नाम लिखा होता है, स्टेशनरी की शॉप है, इन सारी चीजों की अपन को पता चल जाता है कि चलो ठीक है कि यहाँ से ये चीजें उपलब्ध हो जाती है अपन को। तो वो सारी चीजें अपन क्या कि सबसे पहले होगा कि साझेदारों का जो नाम है, साझेदारों के फिर जो भी कंपनी का नाम होगा, जो भी कंपनी वो रन करना चाह रहे हैं वो, फिर क्या है पार्टनर्स ने कितनी कितनी पूंजी लगाई उसके बारे में होगा। पार्टनरशिप के अंतर्गत ये भी बताया जाएगा कि किस किस में, अगर है ना कि मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो इतने पैसे इन्वेस्ट करेगा, तो इसका क्या, अगर चलो मैंने कहा कि तब पहले कहा था मैंने, पता है इसने 12 लाख इन्वेस्ट किए थे, पूरे किए थे इसने, कितने 12 लाख किए थे, इसने 7 लाख किए थे, और इसने कितने किए थे 2 लाख ना। ये एग्जाम्पल था, मैं इसी एग्जाम्पल को लेके चल रही हूँ ताकि क्या आपको ध्यान बना रहे उससे कि वही, हाँ ठीक है यही चीजें चलती हुई आ रही है, मैं इसी चीज को वापस से समझाती हूँ, जल्दी दिमाग में बैठ जाएगा। अगर मैंने इतना बता दिया इनको कि ये जैसे पार्टनर्स है, अब इसने पैसे ज्यादा लगाए, इसने कम लगाए, और इसने सबसे ज्यादा लगाए, तो ये नहीं चाहेगा रोहन कि मुझे पैसे भी ज्यादा मिले, उस बिजनेस से जितना अर्न हो रहा वो ज्यादा मिले। कोई भी चाहता है कि नहीं चाहते। अगर आप घर में भी हो, जैसे आप कुछ भी लाओ, अगर आपके पास पैसे ज्यादा होते तो आप क्या ज्यादा चीजें लाना करते हो कि नहीं मैं ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। बट किसी के पास क्या होता है कि पैसे कम है तो वो क्या करता है कि कम चीजें लाने की कोशिश करता है, कम चीजों में ही इफेक्ट कर लेता है कि चलो ठीक है इतना ही करते हैं अपन, इतना ही, इतना लेंगे तो इसमें से ये हो जाएगा। दूसरे क्या करते हैं, मांग भी लेते हैं। आप में से बहुत जन ऐसे होंगे, अरे तेरे जूते अच्छे लग रहे हैं मेरे को दे देना, मेरे ना शादी में पहनने, या फिर मेरे को यहाँ जाना तो पहनने, तो मेरे काम आ जाएंगे। तो उस चक्कर में वो मांग लेते हैं, तो उनके क्या वो पैसे बच गए। और मेरे, अब मैं हूं और आप हो, ठीक है, अब मेरे पास पैसे हैं तो मैं कोई भी चीज ला सकती हूँ, बट आपके पास वो पैसे नहीं होंगे। तो आपके, चलो इसी एग्जांपल से थ्रू समझाती हूँ मैं वापस से आपको। ये जैसे राधा थी और ये सुरेश था, ठीक है। अब इसके पास पैसे हैं तो ये सारी चीजें ला सकती है, ला सकती है, और ये नहीं ला सकता। यहाँ पे नाम बदल लेती हूँ, बदल दू ताकि क्यों, ये अपन लड़की थी और ये लड़का था, तो अपन यहाँ पर क्या कर लेते, इसको हटा देते, राधा को हटा देते, सुरेश को कर लेते, ये ला सकता है यूं कर लेते हैं, ताकि क्या है कि अब लड़की का सामान तो लड़का यूज नहीं कर सकता ना, इसलिए ला सकता है, क्या कर सकता है, ला सकता है। और जो सुरेश है वो सामान नहीं ला सकता। और यहाँ पे देख लो एक और अच्छी बात होगी अपने, क्या होगी कि जो है ना रोहन था, रोहन के पास क्या है, पैसे भी ज्यादा है, वो बिजनेस में पैसे भी ज्यादा लगा रहा है, मतलब इसके पास बहुत सारा पैसा है, तो ये इतना पैसा लगा रहा है क्या, और है ना क्या सुरेश के पास कम पैसा है इसलिए कम पैसा लगा रहा है वो। तब ये देखो ये चीज क्या है कि मेरे इसके पास इतना पैसा था तो इसने इतना लगा दिया, तो उसी तरीके से अब उसके पास है ना, जो रोहन है अपने पास, रोहन के पास सब कुछ चीजें हैं, वो जितनी चाहे उतनी चीजें खरीद सकता है। अगर उसको 5 लाख की चीज हो, 6 लाख की चीज हो, कुछ भी हो, उसने चलो अभी मैंने जूतों का एग्जांपल दिया, ठीक है, इसने क्या है जूते लिए, जूते लिए लगभग 6 लाख के ले लिए सोच लो। अब इसके पास 6 लाख नहीं है,
तो क्या करेगा, ये ला पाएगा क्या? बट ये दोनों दोस्त बहुत अच्छे हैं, दोस्त बहुत अच्छे हैं। इसने बोला कि यार एक दिन के लिए मेरे को पहनने के लिए देना जूते, तेरे तेरे जूतों मेरे को बहुत अच्छे लगे हो। तो ये क्या करेगा, उसको दे देगा, दे देगा। तो उसको क्या है, पहनने तो एक ही बार है इसको, ठीक है। अपन भी होते हैं तो क्या करते हैं, एक बार कपड़ों में चलो फोटो आ गए, अपने इंस्टा पे अपलोड कर दिए, यहाँ पर अपलोड कर दिए, आजकल तो स्नैपचैट भी निकल गई है, स्नैपचैट पे अपलोड कर दिया, यहाँ पर कर लिया। अब इस क्या, इस ड्रेस को पहनना नहीं है, जूतों को नहीं पहनना, ये चीजें नहीं पहननी। ज्यादातर लोग आजकल यही सोचते हैं, और एक बच्चा तो पहले सोचता है। अगर लोग नहीं सोचे, माँ बाप नहीं सोचते, तो वो तो पता है कि बहुत जने को, उनको माँ बाप का क्या होता है कि हमें तो ये करना है, बच्चों के लिए ये करना है, ये करना है, इसलिए वो नहीं सोचते ऐसा। बहुत सारे जने होंगे जिनके माता पिता भी ऐसा सोचते होंगे, पेरेंट्स सोचते होंगे, बट बहुत जनों के ऐसे नहीं है। बट बच्चे क्या होते हैं कि एक ही बार वो चीजें पहनना ज्यादातर पसंद करते हैं। एक बार पहन लिया, उनकी इच्छाएं पूरी हो गई, उसके बाद क्या है, उसको निकाल के उसको यूज भी नहीं करते अपना। जैसे देखो, आपका फोन है, मैं फोन के एग्जांपल ज्यादातर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप क्या उससे कनेक्ट कर पाओ, कनेक्ट कर पाओगे तो क्या आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको हर एक चीज। तो आप क्या, जैसे आपके पास फोन है, तो फोन क्या जब नया नया आता है तब उसको कितने संभाल के रखते हो हर एक चीज, और ये फोन नीचे नहीं गिरना चाहिए, फोन आराम से रखते हो हर जगह। अगर कैमरे पे भी स्केच पड़ जाते हो, क्या करते हो, कैमरे पे स्केच नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए है ना फोन उठाते हो ऐसे, और बाद में क्या करते हो, वही फोन थोड़ा पुराना हो जाता है तो उसको इस तरीके से खिसका देते हो, या इस तरीके से फेंक देते हो कहीं पे भी। तो वो क्या होता है कि उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है थोड़ा टाइम के बाद। तो फिर ये होता है, अरे यार अब नया फोन ये लॉन्च हुआ, अब नया फोन ये लाए, ये करे, ये ऐसी चीजें होती है ना आपके। तो वैसे ही अपने क्या, इसको जूते चाहिए थे, ठीक है, ये जूते तो ले आया 6 लाख के, क्यों, इसके पास पैसा है तो ये ला सकता है हर एक चीज, बट ये नहीं ला सकता। तो ये क्या करेगा, चलो ठीक है दे दिया इसने पहनने के लिए, इसकी इच्छा पूरी हो गई। अब क्या कोई इसको मतलब ये 6 लाख के जूतों से, भले होंगे 6 लाख के जूते, उसने पहन लिए, उसका काम हो गया, उसने वापस इसको रिटर्न कर दिया। अब ये जो 6 लाख के जो जूते लाए वो भी वापस रिटर्न बहुत रेयर केसेस में होगा कि वो पहनेगा, ठीक है। अगर कोई 6 लाख का जूता ला सकता है, 6 लाख के मतलब ऐसे कपड़े ला सकता है, तो वो वापस पहनेगा उस चीज को? आप ही सोचो, नहीं सोचो, नहीं पहनेगा ना वो वापस, या फिर पहन भी ले बहुत अच्छी बात है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अपन साझेदारी क्यों कर रहे हैं, साझेदारी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। मैं इतनी देर से आपको बता रही थी कि साझेदारी विलेख क्या है, उसमें मैंने बहुत सारा एग्जांपल देख के मैं आपको बता चुकी थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं वापस से एग्जांपल लिखूं तो उसमें कुछ मतलब मिटाऊं वगैरह, तो कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं हो। देखो, अपने क्या था, ये साझेदारी विलेख। साझेदारी विलेख के अंतर्गत विषय वस्तु पढ़ रहे थे अपन ने। विषय वस्तु के अंतर्गत मैंने सबसे पहला बताया था कि आपको फर्म का नाम, मैंने बोला था फर्म का नाम क्या था, पता, उसका मुख्य व्यवसाय। फर्म का नाम, अगर कोई भी फर्म का नाम नहीं होगा तो कोई भी पार्टनरशिप का कोई रोल ही नहीं रहता। अगर आप कई दुकान पे जाओ, 2 पार्टनर मिलके पहले दुकान चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो, कि एक सुपरमार्केट ही चला रहे होंगे, कुछ भी चला रहे होंगे, तो क्या होगा उसके अंतर्गत नाम तो होगा ही अवेलेबल, उसके नाम होगा तभी ये सारी चीजें चल सकती है, नहीं तो नहीं चल सकती, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड देयर मेंस बिजनेस, मतलब मुख्य बिजनेस, उनका मुख्य बिजनेस क्या है, देयर उनका मुख्य बिजनेस, ठीक है। क्या है, सभी साझेदारों के नाम व पते, सभी साझेदारों के नाम व पते क्या है। साझेदारों का पहले चलो मेरे को नाम पता है, सुरेश, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जैसे आपको सुरेश दिया था, सुरेश दिया था, एक राधा थी, और एक और कौन था, एक था कौन था, रोहन। उसी एग्जांपल को लेके चल रही ताकि वो दिमाग में आपके पहले से रहे। चलो मुझे इसका नाम पता है, इन तीनों के नाम तो पता है, बट इनका एड्रेस नहीं पता मुझे, ये कहाँ रहते हैं, किस कहाँ गांव के निवासी है, या किस जिले के हैं, किस सिटी के हैं, कुछ भी नहीं पता मुझे कहाँ पर है, क्या है, क्या नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे इनका नाम नहीं पता है, एक नाम के कितने व्यक्ति होते हैं, एक नाम के बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, कुछ फिक्स नहीं है। अगर आप सुरेश ही ढूंढने जाओगे, सुरेश के नाम के बहुत जने होंगे जो आपको मिल ही जाएंगे, बहुत जने मिल जाएंगे, बहना राधा के नाम के भी बहुत मिल जाएंगे, और रोहन के नाम के भी बहुत मिल जाएंगे। अगर आपके पास उनका मुख्य पता नहीं होगा, मुख्य पता मतलब एड्रेस नहीं होगा, उनका एड्रेस नहीं है आपके पास, तो जैसे अभी आप सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो क्या होता है कि आपके पास वो सामान कैसे आएगा, अगर आप एड्रेस नहीं डालोगे, पिन कोड नहीं डालोगे, तब तक तो वो सामान आ सकता है कि आपके पास नहीं आ सकता ना। उसी तरीके से अपन को साझेदार जो भी होते हैं उनके क्या होता है कि नाम व पते पता होना चाहिए कि वो कहाँ के हैं,
ठीक है, तो ही उनको वो मतलब पता चल जाएगा कि ये अपन कोई केस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बाद में कुछ होता है तो क्या होता है, उस सारा इफेक्ट क्या होगा। फिर प्रत्येक साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी की राशि, क्या पूंजी की राशि। अब मैंने तब बताया था इसने कितने पैसे लगाए थे, इतने किसने किन 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 क्या क्या अमाउंट लगाया था। यहाँ पर शायद 7 लाख थे, 7 थे, यहाँ पर 2 थे, और यहाँ पर कितने थे, 12 लाख थे। कितने थे, 12 लाख। अब द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट बाय ईच पार्टनर इन द पार्टनरशिप, क्या पार्टनरशिप के अंतर्गत, किसके अंतर्गत अपन पूंजी लगा रहे हैं, साझेदारी के अंतर्गत पूंजी लगा रहे हैं। जो साझेदारी, अगर मैंने एक पूंजी मेरे को पता नहीं है कि मैंने कितनी कितनी लगाई, मैं तो ऐसा थोड़ी कह सकता है इसने ये लगा रहा है 12 लाख रुपए, है 12 लाख लगा रहा है, उसके बाद इसने बोला कि मैं 12 लाख लगा रहा हूँ और ये 2 लाख लगा रहा है। अगर मैंने इन दोनों की पूंजी डिफाइन नहीं की कि मैंने इतनी पूंजी नहीं लिखी, तो पॉसिबल है क्या कि इसको मतलब पता चलेगा कि इसने ज्यादा लगाई इसने कम लगाई, ऐसा कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो अपन को जो भी पूंजी होगी वो लिखनी पड़ेगी, इसने इतनी पूंजी लगाई इसने इतनी पूंजी लगाई, ठीक है। फर्म की लेखांकन अवधि, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर है, मैं ये दोनों चीजें साथ में बता रही हूँ आपको, ठीक है, 5वां पॉइंट और 4था पॉइंट। अब साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि, डेट ऑफ, जो अपने पार्टनरशिप अपन कहना कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, क्या कर रहे हैं, साझेदारी की तिथि। यहाँ पे देखो एक तो क्या है, अवधि और एक तिथि है। अवधि का मतलब होता है यहाँ पर अवधि का मीन्स कहां से निकल रहा है, पीरियड से निकल रहा है, और यहाँ तिथि का मतलब हो रहा है डेट से। बहुत जने क्या होते हैं कि पीरियड का मतलब तो पता ही होगा कि ये ना, जैसे अभी आप 12th करते हो कितनी, 1 साल का होता है, 1 साल का पीरियड होता है, 1 साल के अंतर्गत आपकी 12th कंप्लीट हो जाती है। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो 3 साल का पीरियड होता है कि 3 साल के अंतर्गत आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, ऐसे पीरियड दिए होते हैं आपको। और तिथि का मतलब होता है कि अपन, जैसे आपका डेथ है, मतलब आपने जब है ना जन्म, बर्थ डेट है, अगर ऐसे कोई भी डेथ, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो डेट याद रखना, वो सारी चीज आपको है ना, बर्थडे विश करते हैं तो अपन को डेट पता होती है तभी चालू करते हैं अपन। तो वैसे ही अपने जब पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप शुरू की, उसकी आपको डेट ही नहीं पता, तो अब तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जब भी पार्टनरशिप अपन है ना, पीरियड कितने टाइम का, 5 साल का है, 10 साल का है, कितने साल तक को अपन को ये पार्टनरशिप करनी है, ठीक है, वो लिखेंगे इसके अंतर्गत। और यहाँ पर क्या लिखे जाएंगे अपन कि डेट मतलब तिथि, किस तारीख से अब शुरू कर रहे हैं अपन, ठीक है पार्टनर। अब बैंक खातों का संचालन करने के बारे में नियम। अब बैंक खाते हैं, ठीक है, रूल ऑफ, ये जो अपने बैंक खाते हैं, क्या है, बैंक खाते, रूल किसका है, नियम का मतलब होता है रूल, रिगार्डिंग ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट, किसका है, बैंक अकाउंट का। अब बैंक खातों नहीं पता होगा किसी को, तो बैंक अकाउंट तो पता ही होगा, सबके बैंक अकाउंट होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके कोई बैंक अकाउंट होगा ही नहीं, ठीक है, सबके बैंक अकाउंट होंगे। अब उनको कैसे चलाना है, क्या करना है, ये सब पार्टनरशिप के अंतर्गत इसके रूल अलग होते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर पूंजी लगाई, सबने अलग अलग लगाई, तो सब ये नहीं सोचेंगे क्या कि हमारी पूंजी का जो भी है वो हिसाब किताब अलग, मतलब बैंक अकाउंट में किस तरीके से रह रहा है, वो सारी चीजें। अगर कोई है ना पार्टनरशिप के नाम पर है ना लोन लेता है तो उसके लिए क्या होगा, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखी जाएगी अपने, ठीक है, नियम जो भी होंगे। फिर लाभ एवं हानि का विभाजन का अनुपात, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिवाइडेशन का रेशियो है वो क्या है, किसका, लाभ विभाजन हानि। अब कोई भी बिजनेस करते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है, लॉस में भी जा सकता है। अगर अब मैं यूं कहूं कि लॉस हो रहा है, चलो ठीक है, लॉस तो अगर, चलो अभी यही अपन ने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, सुरेश क्या चाहता था, सारे के सारा प्रॉफिट चाहता था, वो लॉस चाहता था क्या, प्रॉफिट ही चाहता था ना, प्रॉफिट चाहता था कि नहीं चाहता था, मेरे को ये बताओ, प्रॉफिट चाहता था। अब और ये दोनों क्या चाहते थे, बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाना चाहते थे, वो चाहते थे अगर वो लॉस भी होता या प्रॉफिट होता, दोनों ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, एंड लॉस दोनों ही क्या थे, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। बट इसको प्रॉफिट से मतलब था, ज्यादातर ये क्या चाहता था, प्रॉफिट हो, मेरे को यहां से भी प्रॉफिट हो और यहां से भी प्रॉफिट हो, इस चक्कर में इसने क्या था, सुरेश ने इन दोनों को धोखा दिया था, ठीक है। तो वैसे ही ये दोनों से ही ना, मतलब इनको प्रॉफिट और लॉस हो, दोनों में भागीदारी चाहते थे। अब ये दोनों तो प्रॉफिट और लॉस में भागीदारी दे रहे हैं अपने, लॉस हो रहा तो भी एक्सेप्ट कर रहा है, बट ये नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये पैसे भी कम लगा रहा है, तो इससे ज्यादा तो रोहन लगा रहा है, तो क्या इसके लिए तो सही नहीं है, मतलब इन दोनों के लिए ये चीज सही नहीं है, प्रॉफिट हो रहा तो भी वो ज्यादा लेके जा रहा है और लॉस हो रहा तो भी उसको कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके अंतर्गत कुछ रूल होंगे कि लाभ हानि है तो लाभ हानि किस विभाजन में, किस अनुपात में डिवाइड करनी है, ये सारा चीज होगा, रेशो किया होगा, ठीक है। पूंजी ऋण आहरण आदि पर ब्याज की राशि,
ठीक है। ये जो भी अपन इंटरेस्ट रेट्स ऑफ कैपिटल लोन, कैपिटल लोन का मतलब क्या है, पूंजी ऋण। अपन किसी से भी पूंजी के लेते हैं, क्या करते हैं, पूंजी लेते हैं। इसलिए चलो मैंने अभी बोला था किसी ने लोन ले लिया, तो इन तीनों ने मिलकर अपने कोई फर्म शुरू की, फर्म के नाम पर एक लोन ले लिया, लोन तो ले लिया, ठीक है। लोन लिया, उसके बाद वो लोन चुकाना भी तो पड़ेगा। अब कौन किस अनुपात में चुकाएगा कि कौन क्या करेगा, वो उन सबके बीच में डिसीजन होगा, तब होगा। अब क्या बोला यहाँ पर, आहरण। आहरण का मतलब होता है विड्रॉल। अपन किस राशि, अगर इसको चलो इसने पूंजी तो लगा दी 12 लाख, बट इसको किसी रीजन की वजह से उसको है ना 2 लाख की जरूरत पड़ी, तो 2 लाख रुपए निकालेगा कि नहीं निकालेगा, क्यों, पैसे तो उसी के है ना। या फिर उन्होंने कोई पूंजी अलग से है ना, जिसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट का कुछ रेशो क्या होता है कि पार्टनर जो होते हैं वो अलग से रखते हैं, ताकि क्या उनका जब बिजनेस लॉस में चले तो वो है ना प्रॉफिट जो हो उनका काम में आ जाए, इसलिए। तो इस प्रॉफिट से कुछ पैसे निकाल दिए, या फिर उन्होंने कुछ अलग से पैसे रख रखे होंगे, उसमें से जब चाहे जिसको जरूरत हो वो निकाल सके, ऐसा कुछ होगा रोल उनके अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत लिखेंगे अपन, ये एट वाले में लिखेंगे। फिर अंकेक्षण की नियुक्ति का तरीका। अंकेक्षण का मतलब क्या होता है, ऑडिटर, यदि कोई हो तो, इफ एनी। अगर अपॉइंटमेंट, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, मतलब अगर कोई अंकेक्षण नियुक्त कर रहे हो या लेना अकाउंटेंट नियुक्त कर रहे हो, तो आप क्यों नियुक्त कर रहे हो, उसका रीजन होना चाहिए। अगर रीजन है तो आप कितने टाइम के लिए नियुक्त कर रहे हो, आप है ना, ये सारी चीजें उसको बतानी होगी। अगर वो ऑडिटर है, उसने है ना अकाउंटेंट मतलब वो नियुक्त कर लिया, बट वो है ना ऐसा तो होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए कि वो सबको है ना हर एक इंक्वायरी दे, हर अगर किसी को क्वेरी है तो वो उसको है ना सॉर्ट आउट करने में हेल्प करे, मतलब किसी को कोई समस्या है तो वो उसको बताए कि ये इस वजह से है, बिजनेस में इस वजह से लॉस हो रहा था, आप ये काम करो। या फिर क्या होता है कि बहुत जने क्या होता है, बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट चला रहा होता है, तो क्या वो गवर्नमेंट को दिखाने के लिए लॉस में जाने की कोशिश करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हमें ये कम चीजें चुकानी पड़े, हमें टैक्स कम पड़ना पड़े, तो इस चक्कर में क्या करते हैं वो कि जो ऑडिटर होता है उससे ना बात कर लेते हैं, अपना सीए होता है उससे बात कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो है ना उनको कहीं घूमने जाने की ऐसी राह दे दे, मतलब सलाह दे देते, एडवाइस दे देते। तो क्या करते हैं, फिर घूमने चले जाते हैं, या फिर है ना यूज करते हैं कि कई पैसे इन्वेस्ट कर देते। तो उस तरीके से उनका चलता रहता है कि है ना सेटलमेंट, ताकि उनको क्या पैसे भी ज्यादा मिले और उनको इनकम टैक्स भी कम पे करना पड़े। तो ये सारे इसके अंतर्गत रूल होंगे उनके, ठीक है। अब तो क्या क्या अंकेक्षण का क्या क्या तरीका होता है, उसको जो अपन अकाउंट रख रहे हैं उनका क्या तरीका होगा, ऑडिटर किस तरीके से वो सारे अकाउंट रखता है, क्यों रखता है, मतलब एक एक को बताना जरूरी है, ठीक है। फिर वेतन कमीशन यदि किसी साझेदार को दे हो, क्या हो रहा है, वेतन, वेतन मतलब सैलरी, कमीशन आदि किसी साझेदार को दे हो। अगर मैंने बोला कि मेरे को है ना, चलो सारा, अगर ये मैंने बोला इन दोनों की बात चल रही थी अपन दोनों की, ठीक है, ये दोनों बिजनेस बहुत अच्छे से चला रहे हैं, इसमें इसका कोई रोल ही नहीं है, तो ये यूं बोलेंगे कि मेरे को वेतन भी चाहिए, तब क्या करोगे, इसको वेतन देना पड़ेगा ना आपको, तो आप इनको ये कुछ निश्चित सैलरी कर लेंगे। या फिर ये होगा कि ये कुछ और भी कर रहा है, सुरेश है जो कुछ और भी कर रहा है, और राधा कुछ नहीं कर रही है, राधा फ्री है, और रोहन भी कुछ और कर रहा है। तो राधा फ्री है तो राधा क्या पूरा बिजनेस कैसे हैंडल कर रहा है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये सारा काम वही हैंडल कर रही है। तो वो क्या करेगी, वही बोलेगी मेरे को सहना सैलरी चाहिए, या फिर उसका कमीशन चाहिए इतना कि मैं इतने परसेंटेज और है ना मतलब प्रॉफिट लूंगी। ये सारी चीजें होंगी जो इस पे बेस होगी, ठीक है। उनमें क्या रूल्स होते हैं, ये सारी चीजें इनके बेस होगी, वही चलती रहेगी, ठीक है। अपन ने कितने पॉइंट पढ़ लिए थे, 10 पॉइंट पढ़ चुके थे, ठीक है। अभी एक 11वां पॉइंट है, प्रत्येक साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व। मतलब अधिकार का मतलब क्या है, उसके राइट्स है, ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ऑफ एवरी पार्टनर। सभी साझेदारों की अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो अपन को देखनी होती है, ठीक है। एक या अधिक साझेदारों के दिवालिये के कारण पैदा होने वाली हानि का निष्पादन। मतलब होता है दिवालिया, दिवालिया का मतलब होता है कि एक पार्टनर कोई भी हो, जैसे मैंने पहले ही बता के रखा था कि यहाँ पर क्या राधा थी, यहाँ पर सुरेश था, और यहाँ पर कौन था, रोहन था। ये तीनों पार्टनर्स थे, इन्होंने अपनी अपनी पूंजी भी लगाई थी, ये भी बता दिया था। अब मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने जैसे बोला कि सुरेश ने धोखा दिया, ठीक है, और सुरेश धोखा देना चाहता, तो वो धोखे की मतलब क्या गलत तरीके से वो चीजें अर्न करना चाहता है, तो वो क्या उस तरीके से क्या हो गया, दिवालिया हो गया। दिवालिया मतलब हानि में चला गया, लॉस में चला गया, कहाँ चला गया, लॉस में। लॉस में मतलब इतना दिवालिया हो गया, कितना इतने लोन्स हो गए, उसपे बहुत सारे लोन्स हो गए कि उसको अपना घर बार सब कुछ बेचना पड़ा, ठीक है। तो क्या है, तब उसका उन कारणों का कैसे निष्पादन किया जाए, कैसे करना, उनकी कमियों को दूर किया जाए, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत बताएंगे। फर्म के विघटन पर खातों का निपटारा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स
मतलब इसका मतलब ये है खातों का निपटारा, विघटन, मतलब क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन हो रहा है ऑफ द फर्म, विघटन हो रहा है फर्म का, मतलब फर्म ही पूरी पूरी खत्म हो रही है। जैसे मैंने बताया था कि आपको 5 साल का टाइम है, आपने 5 साल के लिए ये फर्म शुरू की थी, उस टाइम अपन ने अवधि बताया था, एक तो अवधि बताया था और एक तिथि बताया था, दोनों में अंतर बताया था मैंने आपको। अवधि का मतलब था कि पीरियड, और है ना डेट, तिथि का मतलब था डेट, तो दोनों में क्या था, अपना अवधि कितनी साल की ली थी, 5 साल की ली थी, और जैसे अपने डेट कोई भी डाल दी, इस तरीके से बिजनेस शुरू हो रहा, तो अपने क्या होगा, 5 साल हो गए पूरे। अब इसके जो फर्म है वो विघटन हो गया, उसका निपटारा तो करना पड़ेगा, खत्म हो गई, टाइम खत्म हो गया, तो इन सबका निपटारा किस तरीके से किया जाएगा, ये सारे साझेदारों के बीच होने वाले आपसी विवाद है, आपसी विवाद है। अब पार्टनर्स है कुछ, इसमें है ना आपसी विवाद भी हो गया, जैसे मैंने अभी बताया था, ये दोनों क्या कम प्रॉफिट अचीव करना चाहते, मतलब ये इनका ऐसा कुछ था नहीं, धोखा देने का रीजन नहीं था, बट ये धोखा देना चाहता था, तो उस वजह से इनमें क्या बहसबाजी शुरू हो गई कि तू ऐसा क्यों कर रहा, तू ऐसा क्यों कर रहा, उसको किस तरीके से निपटारा किया जाएगा ये चीजें बताई गई, ठीक है। एक साझेदारों का प्रवेश, सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु की स्थिति में अनुपालित किए जाने वाले नियम, कैसे मृत्यु, प्रवेश, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, आपको पता है, तो ये पूरे के पूरे 3 अलग चैप्टर है, एक नहीं, मृत्यु हो जाए, सेवानिवृत्ति, इन सब के लिए एक प्रवेश के लिए पूरा चैप्टर है, तो अपन पढ़ेंगे तब अपन को पता चल जाएगा उसके अंतर्गत कौन कौन से नियम है क्या नहीं, उस तरीके से अपन, बट इसके अंतर्गत ये जो नियम आते हैं उसमें ये आता है, ठीक है। व्यवसाय संचालन से संबंधित कोई भी अन्य मसला, मतलब अपन बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मैटर रिलेटेड बिजनेस, कोई भी बिजनेस है, अपन उससे रिलेटेड बिजनेस, मतलब कोई भी मसला है उसको किस तरीके से सॉर्ट किया जाएगा, ये सारी अब चीजें, इतने तो अपन ने कितने 16 नियम तो पूरे पढ़ लिए अपन ने, कितने पढ़ लिए, 16 नियम पढ़ ले, 16 नियम हो चुके, 16 रूल हो गए अपने। अब 16 के 16 रूल तो अपने बता दिए कि कौन कौन से है क्या नहीं, बट अपन क्या ना, नॉट है। अगर किसी किसी के ये होता है कि मैंने जैसे अपने पूंजी का बताया था कि पूंजी अगर इतनी दी हुई है तो वो अपने हिसाब से किस तरीके से पैसे बांटेंगे, उन सबका एक नियम होगा, बट अगर कोई पार्टनर्स होते हैं जो भूल जाते हैं कि पूंजी के अंतर्गत किस तरीके से है, क्या बंटवारा करना है, ये नहीं लिखा होता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, ये रहा प्रावधान 1932, मैं एक बार ये पढ़ लेती हूँ। सामान्यतः एक साझेदार व्यवसाय के अंतर्गत वे सभी मसले समाहित होते, क्या होते हैं, मसले समाहित होते हैं जो व्यवसाय साझेदारों के बीच संबंधों को प्रभावित करते हैं। हालांकि यदि कुल विशिष्ट मुद्दों पर विलेख में अभिव्यक्ति नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम लागू होंगे। प्रावधान, मैंने जब 1932 बताया था तब उसमें कुछ बताए थे, जब 2 या 2 से अधिक साझेदार हो तो उनको किस तरीके से मैनेज करना है, कितने साझेदार लास्ट हो सकते हैं, एक कभी नहीं हो सकता। उसके बाद में मैंने ये भी बताया था कि अगर पूंजी के बारे में नहीं बताया गया कि पूंजी किस रेशियो में बटेगी, तो फिर पूंजी जितनी, मतलब यहाँ पर जैसे 12 लाख 6 लाख, यहाँ पे कितने थे, 2 लाख थे ना, यहाँ 7 लाख थे और यहाँ पे 12 लाख थे। अब उनके पूंजी के अनुपात में बटेंगे, मतलब ये जितने रेशियो है उसके हिसाब से पार्टनर्स बटेंगे। रेशियो कैसे निकालते हैं मैंने उस दिन वो भी बताया था आपको, फर्स्ट वीडियो में देख लेना एक बार, है ना, रिपीट करके, वो है। उसके बाद है ना, अगर लाभ विभाजन करना है तो किस अनुपात में होगा, प्रॉफिट है, लॉस है, किस तरीके से सब कुछ होंगे, वो अपने अंदर उसमें नियम पढ़े थे, पारस्परिक संबंध कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें पढ़े थे। अगर इसमें से कोई नियम रह जाता अपने तो वो किसके अंतर्गत गिना जाएगा, फिर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, जो अपन ने 1932 के अंतर्गत पढ़ा था, ठीक है। और भाग कौन सा था अपना, 4 था। तो ये सारी चीजें जो अपने जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपके बीच में ऐसा कोई संबंध हुआ हो और आपको पता नहीं है कि मतलब या करना ही भूल गए हो कि उसके बारे में विशिष्ट कोई उल्लेख नहीं है, तो वो सारा किसके अंतर्गत करोगे, तो आपको तब लिखना पड़ेगा भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत, क्या है ना, उसके अंतर्गत जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, आहरण होगा, जो भी होगा, तो उसको किस तरीके से करना है, ठीक है। अब लिख रहे हैं अपन, लास्ट पॉइंट बचा इस टॉपिक का, ठीक है। इस टॉपिक का जो सेकंड वाला जो टॉपिक चल रहा था अपना, साझेदारी विलेख वाला, उसका डीड वाला, ठीक है ना। साझेदारी लेखांकन हेतु अनुकूल प्रावधान, कौन कौन से प्रावधान, प्रोविजन, मतलब कौन कौन से प्रोविजन हमें करने। पहले थे लाभ हानि, क्या लाभ और हानि का अनुपात, लाभ और हानि का अनुपात क्या होना चाहिए, जिसने जितनी पूंजी बांटी है, जितने जितनी पूंजी लगाई है उस हिसाब से, या फिर उनके बीच में कोई कोई समझौता होगा। जब तक इस नियमों के अंतर्गत नहीं बताया जाएगा, जो 16 के 16 नियम है उनके अंतर्गत नहीं बताया जाएगा प्रावधान, तब नहीं बताएगा तो किसके अंतर्गत आएगा, 1932 के अंतर्गत जो भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अंतर्गत करना पड़ेगा, ठीक है, प्रावधान नहीं होने पर।
पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर अगर कोई भी साझेदार है तो उसको कितना, पूंजी पर कितना ब्याज मिलता है? पूंजी पर कोई ब्याज नहीं मिलता। अगर वो चाहे कि मेरे को ये पूंजी लगाई है मैंने, इस पूंजी पर है ना कोई ब्याज मिले, तो कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है कि पूंजी पर ब्याज दे बिजनेस में, ठीक है। तो यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन दोनों में ही सेम है। अब आहरण पर ब्याज, यहाँ पर भी कोई ब्याज, मतलब अगर यहाँ पर भी अगर तीनों में कोई भी उल्लेख नहीं है तो अपन को कोई भी ब्याज मतलब जो भी है वो चीजें नहीं देनी अपन को। लाभ का अनुपात, अगर किसी ने बोला लाभ हानि का अनुपात हमें जो पूंजी लगाई उसके अनुपात में करना है, या प्रॉफिट एंड जो भी अपना बिजनेस चल रहा है उसके हिसाब से करना है, तो उस हिसाब से कर सकता है। अब ज्यादातर क्या है, पूंजी के अनुपात में ही करते, क्यों? जिसने पूंजी ज्यादा लगाई होती है उसको प्रॉफिट, अगर बिजनेस में ज्यादा ही प्रॉफिट अच्छे से चल रहा है तो क्या प्रॉफिट ज्यादा अचीव कर पाएगा, इसलिए, ठीक है ना। अगर इन तीनों का ही उल्लेख नहीं है तो अपने क्या भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत मैंने ये पढ़ाया था 1932 के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत अपन को ये नियम लिखना है, ठीक है। अब प्रविधि राशि पर ब्याज, प्रविधि राशि मतलब जो एडवांस अमाउंट है। चलो इन तीनों ने इतना इतना पैसा तो दे दिया, ठीक है, है ना, कंपनी शुरू कर दी। बट अगर इसने बोला कि मैं है ना 5 लाख रुपए और दे रहा हूँ, कितने दे रहा है? 5 लाख रुपए और दे रहा है ना फर्म में लगाने के लिए, कि है ना फर्म अगर जरूरत है तो ये दे रहा 5 लाख रुपए, बट ये चाहता है कि मैं है ना उसको मतलब लोन की तरफ से दे रहा, कंपनी मतलब जो अपनी फर्म है उसको लोन की तरफ से दे रहा, तो उस पर जो एडवांस पेमेंट दिया उसने, तो उस पर कितने परसेंट? 6% अपन को ब्याज देना पड़ेगा। कितने परसेंट देना पड़ेगा ब्याज? कंपनी कितने प्रतिशत से चुकाएगी? फर्म 6% की दर से, 6% की दर से फर्म ब्याज देगी साझेदार को। ठीक है, 6% की तरफ से देगी। अगर एक चीज बता दूं, इसमें और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। ये जो एक और बता रही पहले, फर्म के कार्यों हेतु पारिश्रमिक, वैसे तो कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, ठीक है, बट अगर उन्होंने बोला है कि मेरे को ये पारिश्रमिक चाहिए, तो वो उनके हिसाब से पहले से नियम के अंतर्गत मैंने एक पॉइंट बताया था कि ना अगर वेतन, कमीशन, ये वाली सारी चीजें बताई थी, तो वो उसके अंतर्गत आता है तो वो चलेगा, नहीं होगा तो यहाँ पर आप सबको क्या लाइनें लिखनी होगी? यही, ये वाली लाइनें वापस आ जाएगी और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। वही वापस एक साझेदार व्यवसाय के अंतर्गत सभी, ये नहीं आएगा, इसके भी सभी संबंध, मतलब ये लाइन आ जाएगी सीधी। ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू होगा। यहाँ पे भी भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू होगा, यहाँ पे भी भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू होगा, यहाँ पे भी भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू होगा, और यहाँ पर भी। कब? जब प्रावधान नहीं हो, प्रावधान नहीं हो मतलब क्या? प्रोविजन, ठीक है ना, प्रोविजन नहीं है। तो अगर यहाँ चारों ही जगह पे प्रोविजन कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे अपन? यहाँ पर भारतीय साझेदारी अधिनियम, मैंने भारतीय साझेदारी अधिनियम में इन सबका बताया कि क्या पारिश्रमिक मिलना चाहिए, मिलना भी चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। बट ये अलग था कि है ना जो अपन एडवांस पेमेंट कर रहे हैं उस पर कितने % ब्याज देगा जाएगा? कंपनी 6% ब्याज देगी। अगर आज भी ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, या फिर ये ज्यादातर चीजें कहाँ पूछते हैं, ये 6% ब्याज कहाँ मिलेगा, ये सारी चीजें जब अपना सवाल आता है तब होता है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। और बाई चांस ये पूछ सकता है, जूनियर अकाउंटेंट वाले में भी पूछ सकता है, ठीक है, कि जो एडवांस पेमेंट दे रहा है अपना जो भी साझेदार है, तो उस पर कितने % ब्याज दे होगा? तो ये आ सकता है कि 6%, ठीक है, 6% की रेट से। यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं जिसमें ये भारतीय साझेदारी अधिनियम वाला आ गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा यहाँ से बन रहा है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, सेकंड क्वेश्चन का बन रहा है यहाँ पर। और ऐसे तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 1 2 3 4 के 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये भी आ जाए लाभ हानि विभाजन का अनुपात का कोई प्रावधान नहीं किया गया साझेदारी विलेख में, तो किस दर से या किस रेट से है ना साझेदारी का मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, ये सारे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आहरण अगर निकाला है किसी ने, अपने जो अमाउंट है उससे ही पैसे निकाले हैं तो उससे क्या होगा, ये सारी चीजें अपन को आ जाएगी वहां पर। तब क्या लिखना है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होगा। 1932 तो लागू हो रहा है, ये भाग कौन सा है? भाग 4 था, ठीक है, ओके। अगर आपको ऐसा कुछ हो कि टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं वापस समझा दूंगी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, ओके बाय।